हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। अभी जो एनसीईआरटी सीरीज़ है, ये 12th की एनसीईआरटी मैं कवर करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 11th की सारी एनसीईआरटी का जितने भी चैप्टर्स हैं 10 चैप्टर्स टोटल मैंने कवर करा दिया और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको भी कराया हूँ और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट भी कराते हुए चला हूँ। तो यदि नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर वो सारे 10 वीडियोज़ जो हैं वो देख लीजिएगा। वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वीडियो, यानी कि जो यूनिट 2 है चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अभी आपने बिहार स्टेट दिया होगा तो देखा होगा, सीधे सीधे नॉकनी के बारे में दो दो क्वेश्चन पूछे थे, स्कॉलियोसिस, स्काइफोसिस, इन सब के बारे में दो दो क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाली बटन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको वीडियो जो है हमेशा मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। और स्ट्रैटजी देखिए, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे पहले एक स्ट्रैटजी बनाना चाहिए। यही हमारा ब्लूप्रिंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि स्ट्रैटजी इज आल्सो नोन एज, तो ब्लूप्रिंट होता है मतलब एक चिट्ठा होता है जिससे हम अपना पूरा स्ट्रैटजी करते हैं कि नहीं, आज हमें इतना कवर करना है, दूसरे दिन इतना कवर करना है, तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाना है, चौथे दिन जो है रिवाइज करना है, पाँचवें दिन जो है इस तरीके से एक तरीके से स्ट्रैटजी बनाते हैं। वैसे यहाँ पर मैं आप लोगों की जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यानी 8 दिसंबर का जो एग्ज़ाम है आप लोगों को होने वाला है टीजीटी टीचर्स का, उसके लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि पहले आप लोगों का सारा 11th एंड 12th एनसीईआरटी, जो कि बीपीएससी का फेवरेट पोर्शन रहा है कि एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने पहले कोशिश किया है कि 11th 12th एनसीईआरटी को पूरा कवर कर दिया जाए। फिर उसके बाद यानी कि थर्ड ऑनवर्ड से अप टू 6th तक मैं क्या करूँगा, 4 दिन में आप लोगों को मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। मॉक टेस्ट मतलब यही इसी एनसीईआरटी में से ही जो भी पढ़ाया हुआ हूँ उससे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आ सकता है मिलान के लिए या फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए, एब्रीविएशन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी का जो चैप्टर है देख लेते हैं, चिल्ड्रन एंड ह्यूमन इन स्पोर्ट्स, जिसमें मैं आज आप लोगों को कवर करूँगा एक्सरसाइजेज गाइडलाइंस WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, जैसे कि इन्फेंसी एज में क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद चाइल्डहुड में, फिर एडल्टहुड में, फिर उसके बाद लेटर एडल्टहुड, जैसे कि 65 ईयर से सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। साथ ही साथ डिफॉर्मिटीज़, जो हमारे कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होते हैं शरीर के, ठीक है, वो नॉकनी जैसे हो गया, फ्लैट फुट हो गया, राउंड शोल्डर, लार्डोसिस, काइफोसिस, स्कॉलियोसिस, बो लेग्स, ये सब सारी चीज़ें मैं, क्लब फुट एक होता है, इसमें दिया नहीं है बट मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। तो तो चलते हैं, शुरू कर देते हैं वीडियो को। देखिए, एक्सरसाइज जो गाइडलाइन है WHO की, देखिए एक WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स। इसका जो गाइडलाइंस जो है पूरा विश्व मानता है, क्योंकि ये वर्ल्ड द्वारा ही ये निरूपित किया गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या कह रहा है कि डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज जो है प्लान होनी चाहिए, और कितने मिनट के लिए होनी चाहिए, वीक में कितना प्लान होना चाहिए, ये सब सारी गाइडलाइन उन्होंने दिया है। अब सारी गाइडलाइन पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइडलाइंस की, कि एज ग्रुप में कितने कितने मिनट्स की एक्सरसाइजेज होना चाहिए, यह आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। नेट का हो एग्जाम, चाहे फिर आपका LT ग्रेड हो या फिर TGT हो या फिर कोई सा एग्जाम हो, WHO की गाइडलाइंस एज ग्रुप वाइज जो है वीक में कितना प्लान होना चाहिए, एक्सरसाइज ड्यूरेशन होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें जो है पूछा जाता है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए, लेस देन 1 ईयर, आप लेस देन 1 ईयर, 2 ईयर और अप टू 5 ईयर चिल्ड्रेन एज तक तो भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आप TGT टीचर्स हैं। ठीक है, आप इनके इनके लिए नहीं आप पढ़ाने जा रहे हो। ठीक है, इनके लिए, आपके लिए B.Ed वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि पढ़ाएंगे, तो इसलिए ये सब जो ज़्यादा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं कि लेटर मतलब जो एडल्टहुड, मतलब एडोलसेंस से स्टार्ट होता है आपका मेन चीज़। ठीक है, एडोलसेंस से स्टार्ट होता है, चिल्ड्रन एंड यूथ 5 to 17 ईयर्स। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो, वैसे 17 ईयर्स तक है, एडल्सेंस तक है, तो आप देख सकते हो। देखिए, इंटेंसिटी जो होती है, यानी कि तीव्रता जो होगी एक्सरसाइज की, मॉडरेट टू विगरस होगी, यानी कि मध्यम से लेकर उच्च तक चले जाएगी, इसकी इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी मतलब होता है फ्रेंड्स रेट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज,
किस दर से आप जो है एक्सरसाइज यानी व्यायाम जो है कर रहे हो, वो इंटेंसिटी होती है। यानी कि हाई कर रहे हो कि मॉडरेट कर रहे हो कि लो कर रहे हो, यही आपकी इंटेंसिटी हो गई। वॉल्यूम मतलब अमाउंट, वॉल्यूम मतलब होता है कि अमाउंट कितना कर रहे हो आप, 1 घंटे के लिए कर रहे हो या फिर 45 मिनट के लिए कर रहे हो। तो जो 5 to 17 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप है उनके लिए जो रिकमेंड किया गया है WHO से, वो किया गया है 60 मिनट्स पर डे। एक दिन में आप 1 घंटा तो मिनिमम जो है आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे ही देंगे। फ्रीक्वेंसी 1 सेशन 1 आवर, 2 सेशन, अगर 2 सेशन, 1 सेशन करते हैं तो 1 घंटा तो होना ही है मिनिमम। अगर 2 सेशन करते हैं तो सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट कर लीजिए, तो ये होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ कौन सी मतलब प्रकार होगी एक्टिविटी की, एरोबिक होगी, बेसिक एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग, ये सब सारे लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18 to 64 ईयर्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि कितना जो है 18 to 64 ईयर्स तक का लोगों को WHO जो है वो करता है। देखिए इसमें भी है मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइजेस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एज पर WHO गाइडलाइन इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइजेज एज ग्रुप बिटवीन 18 to 64 ईयर्स। तो आपको इंटेंसिटी पता होना चाहिए कि ये जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट टू विगरस होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है देखिए एरोबिक एक्टिविटीज़ कितना आप करेंगे, एक्सरसाइज कितना एरोबिक होना चाहिए, ये है 150 मिनट से लेकर 300 मिनट्स तक का। ठीक है, यानी 150 से लेके 300 मिनट तक का। अब इसमें जो है पूछेगा कि इसको ये है क्या है, पर वीक है। एक वीक में आपको 6 घंटा तो मिनिमम निकालना ही निकालना है, सॉरी 5 घंटे, सॉरी 5 घंटे यहाँ पर आपको निकालने कब, एक वीक में, यानी 7 दिन में आपको 5 घंटे की एक्सरसाइज करनी ही करनी है। कब, कहाँ से लेके 150 मिनट से लेके 300 मिनट तक का। ठीक है, और इंटेंसिटी क्या होगा, अब इनमें से भी इंटेंसिटी पूछ लिया है विथ मॉडरेट इंटेंसिटी। ये अगर इतना करते हैं तो ये मॉडरेट इंटेंसिटी में होगा। अगर इससे कम करते हैं 75 से लेके 150 मिनट तक करते हैं तो आपका विगरस इंटेंसिटी होगा 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, और एक चीज़ इसमें है, 1 एरोबिक एक्टिविटी बाउट शुड बी एटलीस्ट 10 मिनट्स। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट आपका ये है एक वीक में कितना प्लान होगा। अगर मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं तो 150 से लेकर 300 मिनट तक का। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा रखोगे आप, यानी कि विगरस इंटेंसिटी रखोगे, यानी कि उच्च वाला इंटेंसिटी होगा, उच्च प्रतिरोध वाला, तीव्रता वाला, उच्च तीव्रता वाला अगर आप एक्टिविटी रखते हैं तो 75 से लेकर 150 मिनट तक का आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, यह था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था चैप्टर्स, और ये पॉइंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। ऐसे ही देखिए 65 ईयर्स एंड एबव के लिए मॉडरेट टू विगरस तो सभी में है, जहाँ भी मिल जाएगा मॉडरेट टू एक्सरसाइज, मॉडरेट टू विगरस, वहाँ पर आँख बंद करके आप टिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्योंकि सभी में कॉमन है, यहाँ पर भी एक्सरसाइज सेम है। ठीक है, ये मॉडरेट होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना मिनट पर वीक जो है विगरस होना चाहिए, इनके लिए भी सेम है, अबव 65 ईयर्स के लिए भी। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, ये जो है 1 वीक के लिए प्लान है, 1 वीक के लिए प्लान है। ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, देखिए क्वेश्चन आ गया, और ऐसे ही क्वेश्चन उठा के पूछ भी देगा। मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज शुड बी, किसके लिए भैया मिनिमम ड्यूरेशन, सबसे मतलब कम से कम जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 65 ईयर्स एंड एज, 65 ईयर्स अप टू एज के लिए। विगरस देखो यहाँ पर दिया विगरस, हमने क्या बोला था, मॉडरेट अगर करना है तो 150 से लेकर 300 मिनट तक का मॉडरेट होता है। अब विगरस दिया है तो 7, इसका आधा कर लो, जस्ट इसका आधा करोगे तो 75 मिनट हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो 150 मिनट हो जाएगा। तो यानी कि अप टू कब तक, पर वीक एट विगरस इंटेंसिटी इन एडल्ट्स एबव 65 ईयर्स एज। तो यहाँ पर दिया है पर वीक दिया है ना, तो पर वीक 150 मिनट्स होगा। ठीक है, अगर आप विगरस करते हैं तो एबव 65 ईयर्स एज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना, सेम क्वेश्चन है, ओल्डर 65 ईयर्स एंड एबव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, ऑप्शन थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है,
बट यहाँ पर दिया है 75 to 150 मिनट पर वीक दिया है विथ वीगरस इंटेंसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिया है। तो आपको ऑप्शन हमेशा जो है ज़्यादा वाला मारना है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ से तो स्टार्ट है बट ख़त्म कहाँ तक है, 150 मिनट तक का है। तो ये पूछ रहा है पर वीक तक आपको कर कितना करना है, तो ये 150 मिनट तक का मैक्सिमम जो लिमिट होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है रेट एट विच द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड इज नोन एज। अभी मैंने बताया था इंटेंसिटी होता है किस दर से आप जो है, किस दर से आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, उसे तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको मैंने करा दिया। अब पॉस्चर्स, देखिए पॉस्चर्स क्या होता है, सिटिंग पॉस्चर्स होते हैं, स्टैटिक पॉस्चर्स होते हैं, और स्टैंडिंग पॉस्चर्स होते हैं, डायनेमिक पॉस्चर्स, ऐसे पॉस्चर्स होते हैं। अगर हम मान लीजिए पॉस्चर्स में अगर थोड़ा भी अगर गलत होता है हमारा पॉस्चर्स, बैठने के तरीके गलत होते हैं, ठीक है, सोने के तरीके अगर गलत हैं, चलने के तरीके, तो हमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाते हैं। कहाँ पे? स्पाइनल में। तो इसी डिफॉर्मिटीज़ को हम लोग अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। तो कॉमन जो डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, जिसमें से फ्लैट फुट होता है, नॉकनी होता है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, बो लेग्स, स्कॉलियोसिस, राउंड शोल्डर, इतने जो है 7 जो डिफॉर्मिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं में से 5 क्वेश्चन समझ लीजिए 100% आना ही आना है। तो देखिए यहाँ पर पहला है नॉकनी। नॉकनी से 2 क्वेश्चन आए थे ये स्टेट में, बिहार स्टेट में। ठीक है, और नॉकनी जो है, नॉकनी में को एक नाम से और जानते हैं, जो कि ये सीधा क्वेश्चन उठा दिया था, गेनु वलम। देखिए बलगम, बलगम आपने सुना है ना, बलगम मतलब जाम हो जाता है। बलगम आपने हिंदी अगर भाषी हैं होंगे तो आपको पता होगा कि बलगम मतलब होता है जाम, कोई भी चीज़ होता है जाम हो गया हो। तो यहाँ पर नौकनी का मतलब, कहने का मतलब है, यदि आपका ये घुटना है तो ये घुटना जो है, ये दोनों जो है मिलता होगा। ठीक है, ये घुटना जो है दोनों मिलता होगा, जाम हो गया है, यानी कि ये दोनों जो एक दूसरे से टकराते हैं, जिनसे आपको क्या करना, इससे दिक्कत क्या होगी, दौड़ने में दिक्कत होगी, बॉलिंग फेंकने में दिक्कत होगी, पैर लड़खड़ाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, गेनु वल्गम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, गेनु वल्गम। अब इसको देखिए इस तरीके से, देखिए कितना अच्छा चित्र भी यहाँ पर बना दिया, इलुस्ट्रेशन बहुत अच्छा किया हुआ है एनसीईआरटी। एक यही खूबी होती है कि बच्चा जो है अगर पढ़ नहीं रहा तो पिक्चर देख के, पिक्टोरियल वाला इसका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चा जो है देख कर भी आराम से इसको समझ सकता है कि गेनु वल्गम या फिर नॉकनी क्या होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना नॉकनी, तो इस तरीके से हो जाता है। क्लियर? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब करेक्टिव मेजर्स क्या है, देखिए तकिया लगा के सोना, फिर इस तरीके से दोनों घुटनों के बीच में। तो गेनु वल्गम का इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। कुछ जो है योग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि गोमुखासन, पद्मासन, ये 2 एक्सरसाइजेज जो हैं जो कि स्ट्रेंथनिंग देती हैं आपके नी में। ठीक है, अब फ्लैट फुट क्या होता है? अब फ्लैट फुट देखिए, फ्लैट फुट को और क्या बोलते हैं, पेस प्लेनस, प्लेन हो जाता है। यानी कि जो कर्व होता है ना, ये कर्व जो बना हुआ है यहाँ पर, जो कर्व बना है, ये जो इसमें इस तरीके से जो कर्व बना है, ये कर्व नहीं होगा, ये प्लेन एकदम हो जाएगा आपका पैर, इस तरीके से एकदम प्लेन हो जाएगा। तो यानी कि प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, पेस प्लेनस, इस तरीके से याद कर लीजिए। जब कर्व नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं पेस प्लेनस या फॉलन आर्चेस भी बोलते हैं। ठीक है, दो दो नाम से याद कर लीजिएगा, एक नाम 100% आपके एग्जाम में आएगा। और जैसे ही आएगा ना, आप क्वेश्चन देखोगे तो मेरा चैनल और मुझे याद करोगे कि हाँ सर ने बताया था ये चैनल, इसी सा। तो देखिए फ्लैट फुट का क्या है, ये देखिए नॉर्मल आर्च होता है, जो कि एक नॉर्मल होता है आदमी के लिए होता है, और जिसका फ्लैट फुट है एकदम सीधा सीधा हो जाएगा, लगभग लगभग फ्लैट, यानी पेस प्लानस या फॉलन आर्चेज होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसके करेक्टिव मेजर्स देख लीजिए, योगासन क्या क्या है, अधोमुखासना है, ठीक है, एंड सूर्य नमस्कार इसका है, वज्रासन भी है, ये सब सारी चीज़ें हैं। कुछ थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज भी हैं जिसको आप करके सही कर सकते हो। इसका और एक चीज़ होता है, स्कीपिंग रोप होता है, और टोज पे चलना भी एक तरीके से होता है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था एनवीएस वाला एग्जाम अगर आप दिए होंगे तो उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि जो अगर मान लीजिए आपका नौकनी होता है या फिर
या फिर मान लीजिए फ्लैट फुट होता है, तो उसमें जो है क्वेश्चन ऐसे आया था कि उसमें जूते जो है, जूते की बनावट गलत होती है इसलिए हो जाता है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनने की पूरी संभावना है, और 4 क्वेश्चन तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ से आना ही आना है। राउंड शोल्डर, राउंड शोल्डर क्या होता है? पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं जैसे कि वो आपको पता ही है। यह कहाँ होता है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। देखिए हमारा जो कर्व है ना, इस तरीके से रहता है, जो स्पाइनल कर्व है हल्का सा यस पैटर्न में रहता है। तो जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है उसे बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। ठीक है, दूसरा जो रीजन होता है उसे बोलते हैं थोरैकिक रीजन। तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं लंबर रीजन। और चौथा जो रीजन होता है इसे बोलते हैं सैक्रम रीजन। सैक्रम रीजन। लास्ट वाला जो होता है उसे बोलते हैं कॉकिक्स या कॉकिगियल रीजन। ठीक है, कॉकिक्स या कॉकिगियल रीजन। ये 5 जो है हमारा स्पाइनल जो है रीजन में बटा होता है। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है, अगर राउंड शोल्डर है, इसमें जब ज़्यादा कर्व हो जाता है, आगे की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, तो ये सर्वाइकल रीजन में होता है। और थोरैकिक दोनों मिल के जो है इसको बना देते हैं क्या, राउंड बना देते हैं, इस तरीके से राउंड बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको और किस नाम से जानते हैं, हाइपर काइफोसिस भी बोलते हैं इसको। यानी कि जो काइफोटिक कर्व होता है, देखिए कर्व भी मैं बता दूं आपको कितने होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो मैंने बताया था सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल में जो कर्व बनता है उसे बोलते हैं लॉर्डोटिक कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को कंफ्यूज कर देता है। जो सर्वाइकल होता है रीजन होता है उसमें एक लॉर्डोटिक कर्व होता है। फिर जो थोरैकिक रीजन वाला होता है उसमें काइफोटिक कर्व होता है। तो आपका जो शोल्डर, जो राउंड शोल्डर होगा, इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही झुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही झुक जाएगा, तो यानी हाइपर काइफोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि काइफोटिक वाला जो रीजन है वो ज़्यादा झुकने के कारण, और हमारा जो शरीर है कंधे से और आगे की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, तो इसलिए काइफोटिक को हम बोलते हैं हाइपर काइफोटिक, हाइपर काइफोसिस बोलते हैं। ठीक है, और इससे क्या दिखेगा, हमें हंच बैक दिखेगा, यानी बैक जो है हमारा हंच हो जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ झुक जाएगा। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन अब देख लीजिए कि पिक्चर देखिए, देखिए कैसा हो गया। एक नॉर्मल ये हो गया, नॉर्मल स्पाइनल कर्व है, और जब हंच बैक हो जाएगा या फिर राउंड शोल्डर हो जाएगा तो ये यहाँ से जो है आगे की तरफ झुक जाएगा, यानी कि हाइपर काइफोसिस हो जाएगा। इसको किस नाम से जानते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ दिया हाइपर काइफोसिस का उदाहरण है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो राउंड शोल्डर। ठीक है, राउंड शोल्डर हो गया, और इसको हंच बैक भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद करके रखना है। करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है देख लीजिए। पुलअप्स करना होता है, प्लैंक एक्सरसाइजेस करने होते हैं, योगा में देख लें तो चक्रासन, चक्रासन और धनुरासन जो है, 2 जो है योग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं काइफोसिस में। देखिए काइफोसिस, इसको भी हंच बैक बोलते हैं और राउंड अपर बैक बोलते हैं। उसको राउंड शोल्डर बोलते थे क्योंकि शोल्डर जो है वो हो जाता था, इसको राउंड अपर बैक बोलते हैं, और इसको हंच बैक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है वो थोरैकिक रीजन होता है। थोरैकिक मतलब देखिए काइफोसिस है तो काइफोटिक कर्व होगा। काइफोटिक कर्व किस में मैंने बोला था, पहला जो रीजन, एक सेकेंड, जो पहला जो रीजन, अगर मान लीजिए ये आपका स्पाइन है, तो जो पहला रीजन है वो उसको मैंने क्या बोला था, सर्वाइकल रीजन। इसमें कौन सा कर्व होता है, लॉर्डोटिक कर्व होता है। दूसरा जो रीजन क्या था, वो थोरैकिक था। थोरैकिक में क्या होता है, काइफोटिक कर्व होता है। तो इस थोरैकिक रीजन में ही काइफोसिस होता है, बस इतना याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है काइफोसिस जो है किस रीजन में होता है, तो आपको थोरैकिक याद रखना है। लॉर्डोसिस किस रीजन में होता है, तो लॉर्डोटिक जो कर्व है किस में है, सर्वाइकल में, सर्वाइकल में, और लंबर में भी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। करेक्टिव मेजर्स देख लीजिए एक बार, इसमें भी सेम धनुरासन और चक्रासन है। ठीक है, लार्डोसिस, देखिए लार्डोसिस जो है कहाँ होगा, लार्डोटिक कर्व में होगा। लार्डोटिक कर्व कहाँ कहाँ होते हैं आपके, देख लीजिए। सबसे पहला जो होता है लार्डोटिक कर्व, पहले तो ये ऐसे याद कर लीजिए, CT LSC। ठीक है, LSC,